हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि डाटा होता क्या है, व्हाट इज डाटा, ठीक है, व्हाट इज डाटा और डाटा क्या है। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना, फिर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर डाटा से हम लोग कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं। तो उसको ये 2-3 स्टेप हम लोग डाटा में फिर से एक बार रिकैप करेंगे। फिर नया टर्म हम लोग इसमें सीखेंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। फिर हम लोग एक चौथा टर्म सीखेंगे प्रोबेबिलिटी। बाकी बार ग्राफ, बार डायग्राम वगैरह के बारे में, पिक्चोग्राम के बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस हुआ है, थोड़ा बहुत याद होगा आप लोगों को, तो उसको भी एक बार रिकैप करेंगे। उसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट करेंगे, थोड़ा सा नई चीज ऐड करेंगे। लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपका इंट्रोडक्शन में, डाटा क्या होता है, डाटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग टैली मार्क्स वगैरह के थ्रू जो है डाटा को ऑर्गेनाइज करना सीखे थे। ये सारी चीजें थे। तो ये मेनली आपके ये 4 पॉइंट ये है, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन होगा बार ग्राफ में। चलिए लेट अस बिगिन। देखिए यहाँ क्या है, बेसिक द राइट डाटा इज राइट फॉर्म। कहने का मतलब ये एक जनरल स्लोगन है कि कोई भी डाटा है, अगर सही डाटा है तो उसको सही तरीके से कैसे रखा जाए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, डाटा आर इंडिविजुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने डाटा क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। कैसे, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन ए क्लास 7, दिस इज एक तरह से डाटा है। अब उनका क्या, लिस्ट ऑफ, कहने का मतलब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास 7, ठीक, ये है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इन सारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज करिए 35 है, ठीक है, 35 है, तो उनको जो है उनकी लिस्ट बना लीजिए। अब इस डाटा को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, डाटा को अलग तरह से बाय इंक्रीजिंग एड उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, इसमें सारे स्टूडेंट, फिर इसमें हो जाता है बॉयज का अलग कर सकते हैं, गर्ल्स का अलग कर सकते हैं, ठीक है। बॉयज में भी टाल, ठीक है, शॉर्ट बॉयज, इस तरह के कई चीजें का हम लोग लिस्ट बना सकते हैं। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन है तो और स्पेसिफिक, तो कहने का मतलब एक आपका डाटा है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अबाउट ए पार्टिकल सिस्टम दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिगर एंड नंबर। तो कोई भी फिगर या नंबर हो सकता है। जैसे इसमें क्या है, 35 इज नंबर। फिगर हो सकता है कि आप क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल फ्लैग, ठीक है, फ्लैग ऑफ सार्क कंट्री कह सकते हैं, या एशिया के जितने कंट्री उनके फ्लैगों का कलेक्शन कर सकते हैं, जितने देश है उनका फ्लैग क्या क्या है, तो वो एक फिगर के फॉर्म में आप कलेक्शन कर सकते हैं। तमाम तरह की चीजें, ठीक है। डाटा ऑफ 5 एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल का फिगर आप कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आपके सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, आपके पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, आपकी फैमिली में कितने लोग रहे, नंबर हैं। ये सारी चीजें क्या है, एक इंफॉर्मेशन है डाटा। क्या डाटा इज कलेक्टेड टू, क्या है डाटा इज कलेक्टेड टू एनालाइज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक पर्सन। तो डाटा का जब हम कोई डाटा कलेक्शन करते हैं तो उसके साथ क्या है, पर्पस होता है हमारा, ठीक है, पर्पस होता है, कुछ पार्टिकुलर पर्पस होता है कि डाटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास के स्टूडेंटों का लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं, रीजन है कि सारे हमें पता होने चाहिए कि क्लास 7 में कौन कौन पढ़ता है, ठीक है। फिर उनके नंबर्स, मार्क्स कलेक्ट करिए, पता होना चाहिए नंबर उनके हर सब्जेक्ट वाइज, नंबर जो है सब्जेक्ट वाइज उनके नंबर हम कलेक्ट कर सकते हैं। मैथ के सारे बच्चों के, मैथ में सारे नंबर 1 2 3 4 सारे बच्चों का हो गया। फिर जैसे रिपोर्ट कार्ड बनाना है, साइंस के सारे सब्जेक्ट का सारे बच्चों का नंबर है, यहाँ पे नेम हो जाएगा,
एक का नेम, इसका मैथ का इस नेम के साथ मैथ साइंस सारे का एक लिस्ट बन जाएगा। इसे दूसरे का नाम ऐसा है, कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, इससे पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा, रिजल्ट हम बना सकते हैं। तो क्या हमारा पर्पस क्या है, डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं। जैसे भारत सरकार हर 10 साल में सेंसस कराता है, जनगणना कराता है। जनगणना क्यों कराता है, उसका पर्पस होता है कि इससे हमें पता चले कि हमारे पिछले 10 सालों में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी और जनसंख्या क्या कंपोजिशन क्या है, इसमें बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन सरकार रखती है ताकि उसको अपने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में आसानी हो। लाइक दैट, तो डाटा हमारा पर्पस होता है। हम अपने घर में सारे लोगों का इंफॉर्मेशन रखते हैं, अपने रिश्ते, जब शादी पड़ती है, जब आपके घरों में शादियां पड़ती हैं तो उसमें क्या, हम सारे रिश्तेदारों का लिस्ट बनाते हैं कि हमारे कौन कौन रिश्तेदार, क्यों, ताकि हम उनको निमंत्रण दे सकें। ये सारी चीजें, ये भी एक डाटा का कलेक्शन होता है, तमाम है। आप लोग घर की ग्रोसरी का सामान आता है, घर के किराने से सामान लेना है तो आप एक लिस्ट बनाते हैं, वो भी एक डाटा है कि कौन महीने में क्या लगा क्या लगा क्या लगा, लाइक दैट। तो हम जब कोई चीज डाटा का कलेक्शन करते हैं, डाटा का इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो उसके पीछे हमारा कारण होता है, यही बताया गया है। सो डाटा होगा तो उसके पीछे हमारा कारण होगा, ताकि उससे हम कोई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, अगर हमारे पास घर के राशन का पूरा हिसाब होगा तो हम अपना बजट बना सकते हैं कि हमारे महीने भर का खर्च कितना है, हमारा खर्च कितना है, जिसके हिसाब से हमारा सिस्टम चलेगा कि भाई ये ज्यादा खर्च हो रहा है, इतना हमारी इनकम फिक्स है। सपोज कि हमारी इनकम 10,000 है और हम उसके हिसाब से हमको अपना खर्च मैनेज करना पड़ेगा। खर्च तभी मैनेज हो पाएगा कि हमको अपने पूरे खर्च पता हो कि हमारे खर्च कहाँ कहाँ हो रहे हैं। तो इसलिए ये खर्च का सारा डाटा हमारे पास होगा तो हम एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से कम कर ले, यहाँ बढ़ा ले, जिससे हमारा हिसाब सही रहे, मैनेजमेंट सही रहे। सो इसीलिए डाटा होता है, डाटा कलेक्शन इसीलिए किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे कुछ है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन हमारे पास टेबल है डाटा की। एक टेम्परेचर ऑफ सिटीज है, शहर है, उनके टेम्परेचर्स है किसी एक डेट में 20 एक पार्टिकुलर डेट में अलग अलग शहरों में क्या क्या टेम्परेचर था। इसी तरह जो है वर्ल्ड कप का एक टेबल है, वर्ल्ड कप में जैसे यूक्रेन बीट सऊदी अरेबिया बाई तो यूक्रेन देश ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया था। स्पेन बीट तुर्की बाई, स्पेन ने तुर्की को 3-1 से हराया था। स्विट्जरलैंड बीट टोंगो बाई 3-2। तो ये इस तरह का डाटा है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, हमें पता है। जैसे डाटा वीकली एब्सेंट इन क्लास, एक क्लास में लड़कों के एब्सेंट होने का डाटा है कि मंडे को 3 लोग थे, 3 लोग एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1 लोग एब्सेंट थे, वेडनेसडे को कोई एब्सेंट नहीं था, थर्सडे को 5 लोग एब्सेंट हुए, ठीक है, फ्राइडे को 2 लोग एब्सेंट हुए, सैटरडे को 4 एब्सेंट हुए। इससे पता लग जाता है कि आपके क्लास में जो है कब कौन कितने लोग आए नहीं आए, ये सारी चीजें, ये दैट इज द इंफॉर्मेशन। तो इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील विद वेरियस टाइप ऑफ डाटा। यहाँ पे जनरली हम डाटा के बारे में डाटा दिखा रहे हैं, डाटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम वेरियस टाइप के आपके डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, तमाम तरह के इंफॉर्मेशन है। यू हैव लर्न टू कलेक्ट डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, उसका टेबल बनाना, टेलीमार्क के थ्रू टेबल बनाना, एंड पुट इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। बार ग्राफ में भी हम लोगों ने दिखाया था, आगे भी हम फिर से देखेंगे इसको। द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर एक्सपीरियंस एंड ड्रा इनफरेंस फ्रॉम देम। ये क्या है, डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड मतलब लिखते हैं, उसको फिर एक पार्टिकुलर टेबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि इस कोई मैसेज निकाल सकते हैं। जैसे इसमें टेबल सिटी है तो इससे क्या मैसेज निकल रहा है, देखिए 20 जून में है, 20 जून को जो है देखिए अहमदाबाद में 38 डिग्री टेम्परेचर था मैक्सिमम, और यहाँ पे अमृतसर में 37, बेंगलोर में 38, जयपुर में 39, जम्मू में 41, मुंबई में 32। तो यहाँ से है कि यहाँ से ये पता चलेगा कि जम्मू में टेम्परेचर उस दिन ज़्यादा था, ठीक है, अहमदाबाद में कम था, जबकि ये सारा चीज़ है, इससे इंफॉर्मेशन है। अब और एक दिन का है। अब यहाँ पे देखें कि मैच हुआ था, मैच में देखिए कौन जीता था कौन हारा था, इससे है। क्लास के आपके पास अगर कोई पूछेगा
अगर आपके क्लास टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन रहेगी तो उसके हिसाब से वो देखेंगे कि हर हफ्ते में इतने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या है, उसके हिसाब से वो पता लगाएंगे कि कौन कौन बच्चे एब्सेंट थे, जिसके बारे में वो करेंगे। टेम्परेचर पता रहेगा तो वेदर रिपोर्ट, ये सारा चीज़ होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये सारा काम, ये सारी चीज। इन दिस चैप्टर वी विल टेक वन मोर स्टेप टुवर्ड लर्निंग हाउ टू डू इट। यू विल कम अक्रॉस सम मोर काइंड ऑफ डाटा ग्राफ। यू हैव टू सी सेवरल काइंड ऑफ डाटा थ्रू न्यूज़पेपर और magazine, television, and other sources. You also know that all data give us some sort of information. It can also organize it in different way. तो वही कहने का डाटा हम इस चैप्टर में और भी डाटा के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन और लेंगे। अब यहाँ पे दिखाया कि डाटा कलेक्शन क्या है। तो डाटा कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हम लोग डिस्कस की, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। डाटा को किस लिए हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है फीचर, वी वांट टू स्टडी द, अब यहाँ पे है हमारा कुछ पर्पस है, क्या वी वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, उसके लिए क्या करेंगे। तो हमारे क्लास 7 के बच्चों का परफॉर्मेंस मैथ में क्या है, इससे सारे उनके नंबर का हम कलेक्शन करेंगे यूनिट टेस्ट में, मिड टर्म में, फाइनल टर्म में। इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा कितना अच्छा मैथ में है। अगर यूनिट टेस्ट के हमको मार्क्स उनके पास हमारे पास आते हैं क्लास के टीचर्स के पास, तो उन्हें पता लगेगा कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा बच्चा बुरा कर रहा है। उसके हिसाब से उसको और मोटिवेट करेंगे, उसको और बताएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प होगा। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और क्रिकेट, अगर हमको ये पता चलेगा कि हमारा इंडिया जो है इतने मैच खेला, 10 मैच खेला, 10 में से इतना हारा, इतना जीता, तो ये पता चलेगा उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो किसी एरिया में फीमेल लिटरेसी रेट इन गिवन एरिया, तो सारे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में ये देखा जाएगा कि सारी फीमेल हैं, लेडीज लोग हैं, उनसे पता किया जाए वो कितना पढ़ी हैं कितना नहीं। इससे पता लग जाए कि ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं, अगर कम पढ़े हैं तो ये कोशिश की जाएगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा लिटरेट किया जाए। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 इन फैमिली अराउंड अस, हमें ये इंफॉर्मेशन लेना है कि हमारे आसपास लोकेलिटी में कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, जिसके कारण उनको ध्यान दिया जाए। बच्चों की संख्या ज्यादा है तो हमें ये ध्यान दिया जाएगा कि हाँ वहाँ पे टीकाकरण का और तमाम तरह के पढ़ाने का, आंगनबाड़ी का, तमाम तरह की सारी चीजें सरकार उसके हिसाब से करेगी कि लोगों को अपने लगाएगी, ताकि ये सारा चीज इसलिए जानना है। व्हाट काइंड ऑफ डाटा वुड यू नीड इन अबव सिचुएशन, तो यही करेंगे इस तरह का अगर है तो क्या करना है। अगर क्या है कि परफॉर्मेंस सारे क्लास में है मैथमेटिक्स, तो क्या उनके नंबरों का कलेक्शन हमें करना पड़ेगा। इंडिया टीम है, खेली है तो कितने मैच खेली है, कितनी जीती है, कितनी हारी, ये करना है। लिटरेसी रेट में सारे लड़कियों का ये देखना है कितना पढ़ी है कितना नहीं है। चिल्ड्रन है 5 साल के, सब घरों में जाके पता करना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस एंड अंटिल यू कलेक्ट अप्रोप्रिएट यू कैन नॉट नो द डायरेक्ट डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब हर सिचुएशन में अगर आप यहाँ चले जाइए फीमेल लिटरेसी रेट की जगह आप वहाँ क्या कहते हैं आदमियों की लिटरेसी रेट का डाटा ले आएंगे तो आपके किसी काम का नहीं होगा। 5 साल से कम बच्चों का आपको नंबर चाहिए तो 5 साल से ऊपर का लेके आएंगे तो कोई मतलब नहीं। ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए जो जरूरत है उसी हिसाब से हमको डाटा लेना है। यही इसमें बताया गया है कि हमारा पर्पज। उसके बाद डाटा लेंगे तो उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे, सही तरीके से उसको रखेंगे। डाटा इज ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली सो दैट इट बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। तो डाटा लेंगे तो उनको प्रॉपर टेबल के फॉर्म में लिखिए, टेबल के फॉर्म में आप उसको ऑर्गेनाइज करिए डाटा को, ठीक है, या ग्राफ के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक। ग्राफ के फॉर्म में रख सकते हैं कि किसी मोहल्ले में जो है देख लीजिए कि 5 से 10 साल के बीच के जो हैं कितने फीमेल हैं जो पढ़ी हैं, फिर यहाँ पे एज ले लीजिए, फिर आपका 10 से 15 के बीच में कितना पढ़ी हैं, ठीक है, 15 से 20 उनका क्या है, फिर ऐसे ले लेके कितनी लेडीज हैं उनका यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी किया है,
या सेकेंडरी किया है या ग्रेजुएट है, उसके हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ये सारा बना लेंगे तो हमको हमारा एक ये बार ग्राफ है, इस तरह का आप ग्राफ बन सकता है। इससे हमें पता चल जाएगा 5 से 10 में बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं। जिसमें से अगर 100 बच्चे हैं, 100 में से अगर 50 हैं तो टोटल उसका अलग उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से किया जा सकता है। तमाम तरह का है। जैसे यहाँ पे और डाटा का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे लिखा गया है क्या, When we collect data we have to record and organize। यहाँ पे है मिस्टर नीलम क्लास टीचर वांटेड टू फाइंड हाउ चिल्ड्रन हैड परफॉर्म इन इंग्लिश। कोई नीलम है, क्लास टीचर हैं, वो ये जानना चाहती है कि इंग्लिश में बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के नंबर लिख लिए। सी राइट डाउन द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन फॉलोइंग वे। तो उन्होंने जो बच्चे थे, यहाँ पे 10 बच्चे थे, उनके नंबर किसी के 23, 35। अब ये ऐसे सारे बच्चों की उन्होंने 10 बच्चों के इंग्लिश के नंबर उन्होंने ये लिख लिए। अब ये डाटा उनके पास नंबर तो है, लेकिन इससे वो क्या ले सकते हैं कि 23 कौन किसके 23 किसको 23 नंबर मिला, किसको 48 नंबर मिला, ये उनसे पता नहीं। ये भी नहीं पता है कि कितने में से ये कितना नंबर उनको मिला। तो इससे क्या है, उनके पास डाटा तो है लेकिन इससे कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही है। तो इसलिए डाटा को प्रॉपर तरीके से रखेंगे तभी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वही इसमें बताया जाए। इन दिस फॉर्म डाटा वॉज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें डाटा नहीं समझ सकते। सी आल्सो डिड नॉट नो वेदर हर इम्प्रेशन ऑफ स्टूडेंट मैच देयर परफॉर्मेंस। तो कहने का मतलब इससे वो नहीं पता चल रहा है कि वो जैसे बच्चों को समझते हैं क्या उसी अकॉर्डिंग टू उनका परफॉर्मेंस है, क्योंकि किसी का नाम नहीं हुआ। 48 किस बच्चे को मिला ये पता नहीं। तब उन्होंने क्या किया, रोल नंबर वाइज लिखा कि यहाँ पे टेबल बनाया कि रोल नंबर 1, 2, 3, इस तरह 10 रोल नंबर के बच्चे लिखे, उनके सामने उनके नाम लिखे, उनके नंबर लिखे। इससे वो पता चला कि अच्छा आशीष जो है 48 मार्क्स पाया। फिर देखे सबसे कम नंबर कौन यहाँ पे था, उनको सबसे कम वाला उनको 13 नंबर वाला था बच्चा। तो देखे 13 नंबर, जय 13 नंबर पाया। अब उनको लगेगा कि हाँ आशीष अच्छा पढ़ने में था, अच्छा मिला, जय पुअर था, उसको कम नंबर मिला, 50 में से इतना मिला। तो अब उनको लगेगा कि हाँ इन बच्चों के ऊपर जो है हमको अलग से जो है इंफॉर्मेशन अपना निकालना पड़ेगा। सॉरी, इंफॉर्मेशन है तो उनके हिसाब से उनको समझ में आ जाए कौन बच्चा कैसा किया है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बढ़ते हुए सबसे ज्यादा नंबर किसका था, उसके हिसाब से उन्होंने लिस्ट बना ली। तो जैसे आशीष को लगा चलो पहला आशीष है, गोविंद है, उस तरह करते करते उन्होंने देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा नंबर है। इससे क्या है, ये नंबर तो वही थे लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बदला। इससे ये लगा कि सारे बच्चों का नंबर है कि रोल नंबर वाइज है। अब इससे ये पता चला कि सबसे ज्यादा कौन हो, पहले जो है सबसे ज्यादा पाया, फिर ऐसे ज्यादा। तो कहने का मतलब डाटा आपके पास है तो उसको आपके अकॉर्डिंग टू उसको अच्छे से जब तक रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक डाटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो इसी को कहते हैं डाटा को मीनिंगफुल वे में उसको अरेंज करना। अब यहां पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है। यू माइट बी अवेयर ऑफ द टर्म एवरेज एंड would have come across a statement involving in the term average in your daily to day। कहने का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा डाटा क्या है, डाटा क्या है, ठीक है। फिर डाटा का जो है कलेक्शन करना, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन करना, ठीक है। और हम डाटा होता क्या है, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, इसके बारे में समझा। ये सारा चीज था जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है कि अगर हमारे पास डाटा है तो कोई एक इंफॉर्मेशन है, तो उसमें सपोज करिए हमने 10 बच्चों का जो नंबर लिया था, वहां पे हमारे पास अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नीलम मैडम ने इंग्लिश के 10 बच्चों के नंबर दिए थे। तो अब ये उनको लगेगा कि सब बच्चों के नंबर अलग अलग है, तो उनको लगा कि
एवरेज परफॉर्मेंस बच्चों का क्या रहा। हमारे 10 बच्चों में टोटल नंबर इतने थे, सबके अलग अलग नंबर थे, तो उन बच्चों का जो है परसेंटेज क्या है, एवरेज कितना था कि सपोज को 30 नंबर पाए, 25। तो क्या है कि जैसे नीलम 10 क्लास में पढ़ा रही है, सब में 10-10 बच्चे हैं, तो उन्हें लगा कि क्लास 7 में हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस अब 10 का कैसे, तो उनके दिमाग में एक आइडिया जनरेट होना चाहिए कि क्लास 10 में अगर एवरेज जो है 30 नंबर, सारे बच्चों का एवरेज 30 आ रहा है, किसी में 35 आ रहा है, किसी में 25 आ रहा है, तो ऐसे उनको लगा कि इसमें 25 आ रहा है एवरेज, इसका मतलब उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। किसी में 45 आ रहा है तो उनको लगा कि वहाँ सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो एक किसी ग्रुप का एक ऐसा वैल्यू बताना जिससे उस ग्रुप के लगभग आसपास जो है चीजें हो जाएं, उसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो किसी ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को अलग अलग ढंग से, जैसे एवरेज है, कभी मीडियम के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है, कभी मोड के थ्रू दिखाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कैसे, हाउ टू डिटरमाइन एंड व्हाई वी डिटरमाइन रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब व्हाई रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू की जरूरत है और हाउ। व्हाई का मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्यों चाहिए। जैसे उनको अपने 4 या 5 क्लास में वो बच्चों की इंग्लिश पढ़ाते हैं नीलम मैडम, सपोज करिए, तो उनको ये लगेगा कि किस क्लास में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, किस क्लास में कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके स्कूल का प्रिंसिपल देखेगा कि नीलम का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, नीलम का क्लास में अगर स्कूल का प्रिंसिपल ये देखे कि नीलम पिछले 4 महीने से पढ़ा रही है 5 क्लासों में, तो उसको लगेगा कि उनका काम का परफॉर्मेंस कैसा है। उसको जानने के लिए वो क्या करेगा ठीक है, 5 क्लास के जो है बच्चों की जो नंबर है ले आइए और उनका एवरेज हमको बताइए। क्लास 6 में उसका क्या एवरेज है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, 10 में क्या है। ऐसे सपोज करिए वो 5, 6 से लेकर 10 तक अगर वो क्लास ले रही हैं, तो इसमें 5 क्लासेस में उनके बच्चों का एवरेज क्या, इससे प्रिंसिपल को ये पता चलेगा उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर फिर उसको लगेगा कंपेयर करना हो, सपोज करिए इसके पहले कोई टीचर रहा हो, वो भी पढ़ाता रहा हो, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, इनका कैसा परफॉर्मेंस है, तो इससे उसको कंपैरिजन करेगा, इससे वो लगेगा कि हाँ ये अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पर्पस होता है डाटा इंफॉर्मेशन से, इससे हम कंपैरिजन करते हैं, इससे हम देखेंगे अगर उनका अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको अप्रिसिएशन करेंगे, बैड परफॉर्मेंस है तो हम कहेंगे कि भाई पहले का टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा था, आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप इम्प्रूव करिए। इस क्लास में आपका बहुत 25 पर एवरेज बच्चों का नाम मार्क्स 25 है। देखिए होता क्या है, जैसे बोर्ड का एग्जाम हुआ तो कहते हैं कि 95% एवरेज 95% बच्चे जो है पास हो गए, ऐसा है, इतने बच्चों ने इतना फर्स्ट क्लास पाया। तो ये सारी चीजें क्या है, उसी से डाटा से निकल के आती। तो यही सब के लिए होता है। तो जैसे ईसा स्पेंड ऑन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर ऑन हर स्टडी। तो कहने का मतलब अब ईसा एक कोई लड़की है, वो कह रही लगभग 5 घंटे वो डेली पढ़ाई करती। अब क्या है ये 5 घंटे का व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज 5 आवर। तो अब सपोज करिए वो 1 महीने का देखा गया कि किसी दिन 5 घंटे पढ़े, किसी दिन 3 घंटे पढ़े, किसी में 2 ही घंटे पढ़े, किसी दिन 1 घंटे पढ़े, या किसी दिन ना ही पढ़ी हो। लेकिन पूरा देखा गया कि 1 तारीख को उसकी कितना हुआ, 2 तारीख को कितना हुआ, 30 से 30 दिन का उसको निकाला गया, उसके हिसाब से लगा कि लगभग पूरे महीने वो 5 घंटा डेली पढ़ी। किसी दिन वो 7-8 घंटा भी पढ़ी होगी। ये है। इसी तरह टेम्परेचर है, जैसे वहां पे हमने टेबल दिखा कि कुछ शहरों का हमने 1 दिन का टेम्परेचर निकाला, इससे ज्यादा कंक्लूजन नहीं लेगा। अगर हमने 1 महीने का या 1 साल का किसी एक शहर का या भारत के अलग अलग शहरों का टेम्परेचर का कलेक्शन लिया, तो इससे कह सकते हैं कि हाँ वहां पे ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंडी है। तो ये इसलिए होता है। जैसे द एवरेज एज ऑफ पीपुल इन माई क्लास इज 12। तो कहने का मतलब जैसे क्लास 7 की हमारे क्लास में सारे बच्चों का एवरेज 12 साल उम्र है। तो अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे 12 साल की ही होंगे, ठीक है, कोई 8-9 का भी होगा तो कोई 14 का भी हो सकता है, लेकिन एवरेज है 12 साल, ऐसा है। इसी तरह अब ये एवरेज वगैरह क्यों है, कैसे है, निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही।
जैसे एवरेज अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट स्कूल ड्यूरिंग इट्स फाइनल एग्जामिनेशन वाज 98%। तो यहां पे क्या है कि जो बच्चों ने स्कूल में एग्जामिनेशन हुआ तो लगभग 98% बच्चों ने एग्जामिनेशन में जो है पार्टिसिपेट किया, अपसेंट बहुत कम रहे। इससे ये पता लग जाता है, हाँ कुछ हो सकता है एक आध बच्चा पूरा एग्जाम ही ना दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है, या कुछ बच्चे एक आध एग्जाम 2 एग्जाम ना दिए हों, ये है। लेकिन एवरेज तो इससे स्कूल लगा चलो 98% बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया, कोई बात नहीं। अगर 50% बच्चे नहीं तो चिंता की बात हो जाती कि पूरे बच्चों ने एग्जाम ही नहीं दिया, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है, फिर से एग्जाम कराना पड़ेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन जरूरत होता है, यही है। देन व्हाट डू यू स्टेटमेंट टेल अस, यही है, इसमें बता रहा है क्या, बाय एवरेज वी अंडरस्टैंड दैट ईसा यूजुअली स्टडी 5 hours. On some day she may study for less number of hour, on other day study longer than 5 hours. यही कहने में ईसा के बारे में कहा गया कि 5 घंटा है, किसी दिन ज्यादा या कम भी पढ़ सकती है। टेम्परेचर की बात है 40 डिग्री, तो किसी दिन कभी कम भी या ज्यादा भी हो सकता है। तो यही सारी चीजें जो है अब हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज, ठीक है। एवरेज को ही हम लोग एक स्पेशल टर्म कहते हैं जिसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन को ही एवरेज कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स को ही एवरेज कहते हैं, एवरेज को एम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। रेंज दूसरी चीज है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, हम आप एक अरिथमेटिक मीन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अरिथमेटिक में क्या होता है, जो भी डाटा होते हैं उनको पहले ऐड किया जाता है, ठीक है, सारे डाटा। जैसे यहां पे है एज ऑफ द एवरेज आर अरिथमेटिक मीन, आर मीन 3 है, एवरेज कह सकते हैं या अरिथमेटिक मीन कह सकते हैं या सिर्फ मीन ही कह सकते हैं। वो कैसे, इज डिफाइन एज मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी जितने भी डाटास का है उनका पूरा सम करके उससे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एज ऑफ ऑल 10 टीचर्स इन ग्रेड 7, तो क्लास 7 में 10 टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास 7 में 10 टीचर पढ़ाते हैं, तो उनकी एज ऐसी है 25, 43, 50 से। तो ये बताए कि उनकी मीन एज क्या है, उनकी मीन एज क्या है, एवरेज एज क्या है, या अरिथमेटिक एज क्या है, तीनों 3 वर्ड है, उनकी क्या है। तो यहाँ पे मीन बराबर क्या है, सारे सभी का एडिशन, सभी का यहाँ पे एज का एडिशन किया गया, ये 4 है, उसके बाद 10 से डिवाइड किया है। तो कहने का मतलब है आपको मीन इक्वल टू सभी के एज का कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन इनका टोटल एज का जो भी यहाँ पे कर सकते हैं 25 प्लस 43 प्लस 34 प्लस 55 प्लस 44 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 40, इन सबको ऐड करिए, ठीक है। ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको 10 से डिवाइड करिए। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका 39.7 ईयर आ रहा है, ठीक है। ये सारा ऐड करके चेक करिए, देखिए आता है कि नहीं, ऐड करके देखिए। तो ये होता है एवरेज, सिंपल है, बहुत सिंपलेस्ट चीज है। अब दूसरा एक टर्म रेंज क्या होता है, रेंज के क्या मतलब, अगर आपके पास डाटा है तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उनमें से मिनिमम वैल्यू घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे इसका रेंज ये है, रेंज उसको मतलब मैक्सिमम वैल्यू या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, जो हाईएस्ट है, जैसे इसमें हाईएस्ट क्या है 60 है, 60 माइनस लोएस्ट क्या है 25 है, ठीक, 25, तो रेंज क्या है 35, ये मतलब आ जाता है। तो ये रेंज है कि लगभग हाईएस्ट और मिनिमम लगभग इतना रेंज है, सिंपली है, ये दिखाया जाता है कि हाँ इतनी रेंज है। तो रेंज और एवरेज दोनों ही सिंपल है। अब ये मीडियन थोड़ा सा ट्रिकी है। मीडियन क्या होता है, मीडियन में ये बताना होता है कि पूरे जो डाटा उसकी बीच में कौन सी वैल्यू आती है, बीच में कौन सी वैल्यू, वो एवरेज क्या है अलग है, इसमें बीच में कौन सी आती है, मीडियन मतलब बीच, ऐसी वैल्यू जो पूरे डाटा को आधा
इधर आधा इधर डिवाइड कर सकता है, ऐसा। इसके लिए क्या हो, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको लेना पड़ता है मीडियम निकालने के लिए। जैसे व्हेन ए गिवन डाटा इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। तो जैसे यहाँ पे मार्क स्कोर बाय द 7 स्टूडेंट इन क्लास, देखिए यहाँ ये स्टूडेंट्स हैं, ये इतने नंबर है, तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाइए, असेंडिंग ऑर्डर करिए, ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे, सबसे कम पहले कौन सा आएगा, ऐसे क्रॉस करते जाएंगे। सबसे पहले 18 है, 18 लिख लिए, उसके बाद देखेंगे कौन सा है, 21 है, ठीक है, 21 2 बार आ रहा है, तो ये क्रॉस करते जाएंगे, इससे खत्म हो जाए। 21 के बाद आपके पास 32 आएगा, फिर आपके पास काटते जाएंगे तो इससे हमें पता लगेगा ज़्यादा 36 है, फिर जो है 50 है, फिर 93 है। देखिए इसमें कम डाटा है इसलिए उतना आराम से उठे। अब देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 डाटा है। 7 डाटा में देखिएगा 7 का मिडिल क्या है, ये है, 3 इधर आ जाएगा 3 इधर, तो इसका मीडियन क्या होगा, इक्वल टू 32 इसका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। कौन सी, चौथी वैल्यू इसका मीडियन होता है। सिंपली है, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें एडिशन वगैरह ज्यादा नहीं करना होता। डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो भी यहां से आ जाएगा, इधर से उल्टा लेंगे तो भी इसी तरह आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं। असेंडिंग करिए, उसमें से देख लीजिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू, जैसे 7 है तो इसलिए, अगर 8 होती तो अलग बात होती, उसमें दूसरा ट्रिक लगाते। अगर 8 होता, सपोज एक वैल्यू और हो जाती यहाँ पे 95, तब आप कैसे करते, तो क्या करते, 1 2 3, तो ये दोनों वैल्यू ले लेते, फिर इनको ऐड कर देते। अगर ऐसा है तो उसमें क्या, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे मीडियन का आ जाता 32 प्लस 36/2, ये आ जाता 68/2, 34। अगर ये होता तो, अगर ये एक वैल्यू और आ जाती तो आपका मीडियन 34 हो जाता, इन दोनों के अलावा। ये है, तो इवन नंबर होगा तो बीच के 2 नंबरों को करके ऐड करके /2 कर देंगे। अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर आधा इधर करके आधा इधर जो बीच में मिलेगी वो ऐसा हो जाता। उसके लिए फार्मूला भी होता है, इवन है तो टोटल जो नंबर होगा, जैसे सपोज कि 10 है, ठीक है, तो उसमें ओड है नंबर, अगर 5 है तो क्या है, ठीक है, 5 को तो सिंपली क्या है, जो आपका वैल्यू है वही मिल जाएगी। ओड है तो जैसे n + 1/2, ठीक है। जैसे वहां पे, यहाँ पे क्या था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 था ना, तो यहाँ पे n कितना होगा, 7 + 1/2, दैट इज 8/2, दैट इज चौथा, 4th नंबर आपका होगा। तो हमने अरेंज जब किया था चौथी जगह पे 1 2 3 4, चौथा आपका आ गया था, 4th नंबर आएगा। इवन होता है तो इवन होगा तो वहां पे आपके पास 2 नंबर आते हैं, जैसे यहां पे 8 होता, तो वहां पे 2 नंबर लेना पड़ता है आपको। सबसे पहले क्या है, एक नंबर आपका n/2 प्लस n + 2, ऐसा लेने के बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर नंबर यहाँ पे हमने एक और ऐड कर दिया तो n/2 कितना हो गया, 7 था 8, तो एक 8/2 आ जाता, दैट इज 4। फिर दूसरा क्या है, हाँ n + 2 हो जाता, +1 हो जाता, तो तीसरा जो है क्या, 5वां नंबर हो जाता, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो जाता, इवन के केस में क्या होता है, n/2 एंड n/2 + 1, ऐसा हो जाता, 2 नंबर, फिर इन दोनों को ऐड करना पड़ता। तो
तो यहाँ पे आपके नंबर क्या है, सपोज करिए हमने वही ले लेते हैं 18, 21, 32, 36, 50, 93 और एक 95 ले लेते हैं। तब यहाँ पे कितने नंबर, 1 2 3 6 2 8, तो आपका n कितना है 8, तो आपका n/2 कितना हुआ 8/2 दैट इज 4th। फिर इसी पर n/2 + 1 क्या हो जाएगा 4 + 1 दैट इज 5th। तो आपके पास ये 3 4 5th, फिर ये 3। अब इनका मीडियन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये 4th + 5th अपॉन 2 दैट इज 32 + 36 अपॉन 2, ऐसा आ जाएगा आपका 34। तो ओड वाले में आसान रहता है, इवन वाले में थोड़ा सा 2 वैल्यू आ जाती है, बीच की 2 वैल्यू आ जाती है। ये तरह छोटे नंबर है तो आराम से, बड़े नंबर है तो थोड़ा सा उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है, और ज्यादा एक्सरसाइज में ये चीजें आएंगी। मोड सिंपल है, जो भी डाटा है उसमें देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, वही उसका मोड होता है, नंबर ऑफ टाइम। द मोड ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर मोस्ट ऑफ्टन, जैसे यहाँ गिवन सेट है, यहाँ पे आपके पास है ये सारा है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए सारे नंबर को। 1 एक बार 1 आ गया, फिर दूसरी बार भी 1 आ गया, फिर तीसरी बार 3 बार 1 है लिख दिए, फिर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख दिए, 1 2 3 4। अब कितना बनना 3 बचा, ठीक। अब यहां पे यही देखना है, यहां पे यही देखना कि सबसे ज्यादा कौन बार आया है। यहाँ ये 3 बार आया है, ये 4 बार आया, ये 1 बार आया, ये, तो इसका मतलब ये 4 टाइम आया, इसलिए मोड इसका क्या हो जाएगा 2 इसका मोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी डाटा में एक से ज्यादा भी मोड हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी डाटा 2 बार आ जाएगा, जैसे सपोज करो यहाँ 3 ही, यही पे 1 अगर एक टाइम और हो जाता तो मोड इसके कितने हो जाते, 2 और 1 दोनों हो जाते। तो एक से यहाँ की डाटा, ये डाटा कैन है मोर देन 1 मोड, ठीक, ये कहने का मतलब है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये, हालांकि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं हर क्लास में आएंगी। ये आपका डाटा हैंडलिंग आएगा, सारे क्लास में आएगा, एवरेज मीन, थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। सो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक तरह से लक कह सकते हैं। सपोज करिए आपने हेड एंड टेल लिया, कहा कि वेट लगा कि हेड आ जाएगा तो इंडिया खेलेगी, जैसे होता है। तो अब इसका अनुमान क्या होगा, हेड क्या है, सपोज करिए हम हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का क्या चांसेस है, टेल आने के क्या चांसेस है, क्योंकि भाई हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 50% चांसेस हेड है, 50 टेल आ सकता है। तो यही कहने का मतलब कि कोई काम, जैसे आप लूडो खेलते हैं तो उसमें आपके सिंग्स है, तो एक बार रोल किए डाई, लूडो को क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, डाई में क्या है, रोल किए तो क्या आ सकता है, प्रोबेबिलिटी के 1 आने के चांसेस क्या है, 2 आने के चांसेस क्या है। ये सारे जो है मैकेनिज्म है प्रिडिक्ट करने के, अनुमान लगाने के जो सारे मैकेनिज्म होते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, अनुमान लगाने के ये सारे मैकेनिज्म होते हैं। तो हाउ टू ये करना है, तो यही है प्रोबेबिलिटी क्या है, अनुमान लगाना। कोई इवेंट होना है तो अनुमान उसका क्या लगा सकते, उसके बेसिस पे आपका अनुमान कितना सही है कितना है, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है। ये एक अपने तरह की अलग फील्ड है, प्रोबेबिलिटी एक अपनी तरह की अलग फील्ड है, जिसका यूज होता है हमारे प्रिडिक्शन में, खासकर कि मौसम कैसा रहेगा, इस साल हमारी जीडीपी कैसे रहेगी, इस साल हमारी इनकम कितनी रहेगी, ये सारे जो है उसके ऊपर डाटा चाहिए, डाटा के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उससे हमको प्रोबेबिलिटी निकलती है। लेकिन अभी अपने क्लास में, यहाँ की क्लास में इतना बहुत ज्यादा नहीं, बस सिंपल चीजें हमको सीखना है, उसके कुछ मेन टर्मोलॉजी को हमको जानना है कि प्रोबेबिलिटी निकालने में, चांस निकालने में कुछ टर्म आते हैं, उसका क्या मतलब होता है, ये समझना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने बता दिया कि चांस है क्या है, ये होता है।
जैसे प्रोबेबिलिटी इज द मेजर आर चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट होने की ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है। एक्सपेरिमेंट विच डू नॉट हैव द फिक्स वैल्यू, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंट विच डू नॉट हैव फिक्स रिजल्ट आर नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये क्या होता है रैंडम। सपोज करिए क्वाइन का केस है, तो इसको उछालते हैं, तो हमारा क्या है, उछालना क्या है, वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्वाइन हमारा एकदम सिंपल, जैसे डाई है उसको उछालना, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। डाई जो हमारा होता है उसको, ठीक है, थ्रो करना, क्वाइन को थ्रो करना, ठीक है। प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड से 1 कार्ड निकालना, ठीक है, 1 कार्ड निकालना, आपका 52 कार्ड होते हैं उसमें से 1 कार्ड निकालना, कौन सा कार्ड आ जाएगा हमें पता नहीं। तो ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ये काम है। क्वाइन को रोल करना, उछालना, डाई को उछालना, प्लेइंग से काटना, ये जो काम है उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इस काम के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम, उसको आउटकम कहने का मतलब क्या है, आपके पास कई वर्ड आ गए, आपके पास एक वर्ड आ गया, पहला एक वर्ड आ गया, दूसरा क्या है, एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई अच्छा किए, उसमें कोई पहले से कुछ डिटर्मिनेशन नहीं है। रैंडम मतलब बिना कोई, अब क्वाइन है या उसमें कोई खराब चीज नहीं है, रोल करेंगे तो सबके आने के चांसेस है। जैसे टास्क किए तो हेड भी और टेल दोनों आ सकता है। तो दूसरा वर्ड आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट। इसमें रैंडम जोड़ा जाता है, ठीक है, रैंडम जोड़ा जाता है। रैंडम का मतलब क्या होता है, ठीक है, रैंडम जोड़ा जाता है। फिर क्या है, फिर उसके बाद क्या, आउटकम आता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपका एक क्या कहते हैं, एक वो प्रोबेबिलिटी एक पूरा इन सब का है। प्रोबेबिलिटी एक डिफिनीशन है, एक नया तरह का टास्क है, ठीक है। उस टास्क में जो ये काम करते हैं उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, दिस इज रिजल्ट। आउटकम जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी हूं, पहला है एक्सपेरिमेंट है, फिर आपका आउटकम, आउटकम, ठीक है। आउटकम को जो कलेक्ट करते हैं उसको एक ग्रुप में रखते हैं, तो आउटकम को ही क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस भी बोलते हैं उसको। दूसरा एक नाम है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो रिजल्ट आता है ना, उसी को लिखना। जैसे क्वाइन को रोल किए तो क्या आएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस को यक्स से जनरली करते हैं, उसमें क्या आएगा, एक हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, ये हो गया। क्वाइन को डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ये सैंपल स्पेस है, ये स्पेस है। अब बाकी का और करेंगे एक डाई को, तो क्या करने का मतलब, आपको प्रोबेबिलिटी तो आपका वर्क है, उसके अंदर जो काम किया उसको एक्सपेरिमेंट किया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आपका आया। रिजल्ट को जो ग्रुप में आपने लिखा, जो एक लिखा, उसी को क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। दैट इज द 3 चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी है, एक पूरा ग्रुप, एक मेन हेड है, बॉस है, उसके अंदर आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद आपका जो आया एक्सपेरिमेंट रैंडम होना चाहिए कि डाई खराब हो। रैंडम मतलब डाई खराब हो, किसी तरह कुछ डाई है उसमें बार बार 6 ही आता है, इसका मतलब वहां आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि डाई में कुछ गड़बड़ी है। क्वाइन है, एक तरह दबा है या मोटा हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि कहीं तरह बायस ना हो, कहीं ऐसा नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है, ये सारे कहने का मतलब है। तो इसलिए जो आपका एक्सपेरिमेंट रैंडम हो, पार्शली हो, उसमें कोई ये ना हो कि हाँ डाई में हर बार 6 ही है, नहीं 6 ना आए, ठीक है, आ सकता है, बाई लक चांस आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं।
इसीलिए उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो 3 वर्ड आपका प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, जिसको सैंपल स्पेस भी, आउटकम और सैंपल स्पेस दोनों वर्ड सेम। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? आप अगर चलिए कि हम क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, आपका टारगेट क्या है? जो टारगेट है क्या है? हेड है। तो जो टारगेट है वो आपके फेवर में है, उसको फेवरेबल कहेंगे। इट इज द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टास्किंग ऑफ काउंट गेटिंग ए हेड, फेवरेबल आउटकम। तो आपको हेड पाना है, तो अगर वो आ जाता है तो आपके फेवर में हुआ, अगर नहीं आता तो, जैसे डाई रोल किया तो अगर इवन नंबर आ जाए 2, 4, 6 आ गया तो इसका मतलब ये आपका फेवरेबल इवेंट है। करेंगे मतलब अगर आपको लूडो खेलना है, अगर आपको 4 चाहिए तो कहेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ठीक है, 4 अगर आ जा रहा है तो इसका मतलब आपके फेवर में है, दैट इज मतलब है फेवरेबल इवेंट, और कुछ भी नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी को PE का मतलब क्या होता है? इवेंट, ठीक है, इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट क्या है? गेटिंग हेड है ना, हेड को पाना, या फेवरेबल इवेंट आपका हेड है। तो अब आपके पास इसमें 3 चीज होती है। सबसे पहला आपका रोल किया तो सिंपल स्पेस क्या है? हेड और टेल आया। फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 1। अब इवेंट आपका ये, ठीक है, फेवरेबल इवेंट आपका ये, फेवरेबल इवेंट है आपका। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट की कितनी होगी? ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ई कितने हुए अपान टोटल, ठीक है, टोटल जो है यस के कितने नंबर हुए, ठीक है, टोटल यस में कितने नंबर हुए। तो अब इवेंट कितना है? 1 है फेवरेबल इवेंट, और टोटल कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, ऐसा आ जाता है, ठीक है। हेड को पाने की प्रोबेबिलिटी ऐसी आ जाती है, सिंपल सी बात है। हेड और टेल का क्या है? यहां पे आपको डाई की बात बताई जा रही है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में हम और क्वेश्चन जब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में तो ये और क्लियर हो जाएगा। स्केल क्या है? अगर हमको ग्राफ वगैरह बनाना है तो उसमें हमको स्केल वगैरह बनाना रहता है, ठीक है, हमको स्केल वगैरह बनाना होता है। लार्ज नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द बार ग्राफ, सो द, कहने का मतलब अगर कोई 2000 3000 लोगों को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमारा एक पेज कितने होता है? ज्यादातर 6/10 का एक पेज है, तो उसमें बड़े बड़े नंबर दिखाना, हजारों में लाखों में दिखाना कोई पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हमको स्केल लेना पड़ता है कि सपोज करिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, पिछले क्लास में 1 लाख, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि पॉपुलेशन देख लेते हैं कितना है, 1 सेंटीमीटर 200 लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो कोई मतलब ये है बियर क्रिक कोई मोहल्ला है, वहां कितने लोग हो रहे हैं ये दिखा दिए, 1 2 3 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर दी क्योंकि 600 लोग आ गए। लोवा कॉलोनी ये कोई जगह है, वहां पे दिखा दिए लगभग 300 लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो यही कहने का मतलब अगर हम एक लोगों को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर लेंगे तो हमको 200 या 600 सेंटीमीटर लग जाएंगे। तो उसी को कम करने के लिए हम एक स्केल लेते हैं, यही कहने का मतलब है। जैसे स्केल ऑफ वाई एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 200 लोग, यहां से यहां तक को जो रिप्रेजेंट करता है 200। हमने ग्राफ, हमारे पास ग्राफ पेपर होता है, उसमें छोटी छोटी होती हैं, उसमें हम ये सारे बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला, ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है, ऐसा है। अब ये है कि कोई चीज को पिक्चर्स के थ्रू दिखाना, जैसे यहाँ पे ए पिक्चोग्राफ इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये डाटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मार्गरेट है, तो यहाँ पे सारे बच्चे हैं, जैसे एक मार्गरेट है उसमें दिखाया गया है, सुजैन है, मारिया है, डोरथी है, तो इनके पास बताया गया कितने स्ट्रॉबेरी है। तो यहाँ कह रहा है कि एक स्ट्रॉबेरी, एक फिगर बराबर 2 स्ट्रॉबेरी दिखाया गया, यहाँ पे एक फिगर। तो मार्गरेट पास कितना स्ट्रॉबेरी है ये देखेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 दैट इज 8। इसके पास कितना है,
2 इंटू 2 दैट इज 4, इसके पास कितना है 2 इंटू 3 दैट इज 6, इसके पास कितना है 6, ठीक है 6 इंटू 2 दैट इज 12। यही दिखाया गया है। इसमें आप दिखा सकते हैं इस तरह का, इसको पिक्चोग्राम दिखाते हैं कि पिक्चर से उसी चीज दिखा। एप्पल होगा तो वहां एप्पल बना देंगे। बार ग्राफ क्या है, ये इस तरह का, जहां यहाँ पे क्या है कि बार ग्राफ में क्या है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस मंथ, तो जनवरी में है, अगर यहाँ पे इस तरह का जो ऐसे रेक्टेंगल नुमा ये जो ग्राफ होता है इसी को बार ग्राफ बोलते हैं। ये बार के हिसाब से आइसक्रीम का जो बार होता है ना, उसी तरह देखें बार, उसी में आइसक्रीम का ब्रिक होता है, बार होता है, लाइक दैट इस तरह दिखाया जाता है कि यहाँ पे जनवरी में देखिए क्या है, यहाँ पे होगा स्केल लिया गया होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्टूडेंट होंगे, ठीक है, दिखाया गया होगा। तो जनवरी में बता रहे हैं कि इतने 3 स्टूडेंट थे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ यूनिफॉर्म वाइड vertically or horizontally with different length is called bar graph. Bar diagram consists of 2 axes x and y. The following is the bar showing the birthday of student in class. Showing birthday. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे जनवरी में कितने बच्चों का बर्थडे है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हो सकता है कि 10 बच्चे ही हों क्लास में, मैक्सिमम उनको लगा होगा कि एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 बच्चों का ही बर्थडे पड़ रहा है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने, जैसा डाटा होता है उसी हिसाब से हम लोग स्केल वगैरह लेते हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम बनाएंगे। तो जैसे यहाँ जनवरी 12 महीने ले रही है, तो इन्होंने देखा कि जनवरी महीने में 3 स्टूडेंट्स का है, फरवरी में 4 है, मार्च में 2 है, इसी तरह का अप्रैल में 3 है, लाइक दैट इस तरह का जो है सारी चीजें हैं। तो इससे जो है बार ग्राफ, कभी कभी 2 इंफॉर्मेशन लिया जाता है तो डबल बार, यहाँ पे जैसे डबल बार, एक साथ 2 इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, क्या है टेस्ट 1। कोई लड़के हैं यहाँ 4 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, उनके 2 टेस्ट के नंबर लिए गए हैं। तो कह रहा है कि पॉल के 2 टेस्ट हैं, फर्स्ट टेस्ट में उसको इतना नंबर मिला था, सेकेंड टेस्ट में। एक ही आदमी की 2 इंफॉर्मेशन अगर लेना है तो उसको डबल बार, कभी कभी 3 इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, मोर देन 3 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, फिक्स नहीं है। 5 इंफॉर्मेशन भी तो थोड़ा ज्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो डबल बार कैन बी इफेक्टिव टूल टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 क्वांटिटी फॉर द सेम ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडरिंग द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन 2 टेस्ट यूजिंग ए डबल बार ग्राफ, वी कैन एनालिसिस व्हिच स्टूडेंट हैड बेटर मार्क। तो यही पे यहाँ पे है, सारी चीजें हैं। यहाँ पे जैसे पॉल का है, ठीक है, पॉल के बारे में बता रहा है कि पॉल पहला टेस्ट में जो है इतना नंबर मिला, दूसरा में इतना है। जेम्स का जो है पहला में ज्यादा था, कम हो गया। जैकब जो है, जैकब ग्रोथ कर रहा है, पॉल भी ग्रोथ कर रहा है, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये ग्रोथ किया। इससे पता चल जाता है कि कौन बच्चा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो समरी में हम लोग ये सारी चीजें हैं, देख लीजिए। बाकी चीजें हम लोग जब क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे तो और भी सारा चीज और डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेकंड पोर्शन जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह ज्यादा करेंगे तो हर एक चीज पे लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, वी डिस्कस। तो अभी क्वांटिटी है, आप प्रैक्टिस करिए। और भी सेकंड हमारे वीडियो जो इसके सेकंड पार्ट आने वाले हैं उनमें जो है, उसमें जो है हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।